नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। श्री जगन्नाथ मंदिर के पवित्र रत्न भंडार कक्ष का द्वार 46 साल बाद फिर से खुला। व्यवसाय के लिए विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफॉर्म का संचालन शुरू हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए नियमों में संशोधन किया। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई पर भारत के G20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई। मैरकॉम इंडिया रिसर्च ने भारत का ऊर्जा भंडारण परिदृश्य रिपोर्ट जारी की। नेविगेटिंग न्यू हॉराइजन्स, ए ग्लोबल फॉरसाइट रिपोर्ट ऑन प्लैनेटरी हेल्थ एंड ह्यूमन वेलबींग्स शीर्षक से यूएनईपी ने रिपोर्ट जारी की। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। श्री जगन्नाथ मंदिर के पवित्र रत्न भंडार कक्ष का द्वार 46 साल बाद फिर से खुला। इस कक्ष को रत्न भंडार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कई तरह की बहुमूल्य वस्तुएं, आभूषण, रत्न आदि भंडारित है। 46 साल बाद रत्न भंडार को खोलने का उद्देश्य आभूषणों व बहुमूल्य वस्तुओं की सूची बनाना और रत्न भंडार की मरम्मत कराना है। इसके लिए ओडिशा सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वनाथ रथ के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति के सदस्यों की उपस्थिति में ही रत्न भंडार खोला गया। रत्न भंडार के बारे में बात करें तो रत्न भंडार मंदिर के जगमोहन के उत्तरी छोर पर स्थित होता है। जगमोहन मंदिर का सभा कक्ष है। इसके दो भाग हैं। पहला है बाहर भंडार यानी बाहरी कक्ष और दूसरा है भीतर भंडार यानी आंतरिक कक्ष। इन कक्षों में 3 सहोदर देवताओं यानी भगवान बलभद्र, भगवान जगन्नाथ और देवी सुभद्रा के आभूषण हैं। आइए अब श्री जगन्नाथ मंदिर पूरी ओडिशा के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन देवी सुभद्रा और बड़े भाई भगवान बलभद्र को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान जगन्नाथ भगवान कृष्ण के एक रूप को कहा जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के प्रथम शासक राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने करवाया था। श्री जगन्नाथ मंदिर की स्थापत्य शैली के बारे में बात करें तो यह मंदिर स्थापत्य की कलिंग शैली में निर्मित है। कलिंग शैली को नागर शैली की एक उप शैली के रूप में जाना जाता है। मंदिर के मुख्यतः 4 भाग है। पहला भाग है विमान या देउल यानी गर्भगृह। मंदिर का विमान नागर शैली में निर्मित रेखा देउल में बना है। विमान को शिखर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक वक्राकार मीनार के समान है। दूसरा भाग है जगमोहन। यह पीड़ा देउल के रूप में है। इसका शिखर पिरामिड नुमा होता है। तीसरा है नट मंडप, जो कि दर्शकों के लिए या नृत्य कक्ष है। और अंतिम भाग है भोग मंडप। यह विशिष्ट अनुष्ठानों के लिए और प्रसाद अर्पण सभा कक्ष है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्य मंदिर की बाहरी दीवार के दोनों तरफ भगवान विष्णु की आकृतियां उत्कीर्ण की गई हैं। दोनों ओर भगवान विष्णु की 4 आकृतियां उत्कीर्णित हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर ये भगवान विष्णु के 24 रूपों यथा केशव, माधव, दामोदर, नारायण आदि को दर्शाती है। अन्य संबंधित सुर्खियों की बात करें तो श्री जगन्नाथ मंदिर के 56 भोग प्रसाद में से एक मगाजी लाडू को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है। इसके अलावा मगाजी लाडू ओडिशा के ढेंकनाल जिले की प्रसिद्ध पारंपरिक मिठाई है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। व्यवसाय के लिए विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफॉर्म यानी WBG-GP का संचालन शुरू हो गया है। विश्व बैंक समूह गारंटी इसी वर्ष यानी 2024 से शुरू की गई है। यह विश्व बैंक समूह के सभी गारंटी प्रदाता संस्थानों के सभी गारंटी उत्पादों और विशेषज्ञों को बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी MIGA से जोड़ती है। चलिए सबसे पहले विश्व बैंक समूह के बारे में चर्चा करते हैं। ये 5 संस्थानों की वैश्विक साझेदारी है। IBRD यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, IDA यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, IFC अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, MIGA यानी बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी तथा ICSID
यानी अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र। साथ ही IBRD और IDA मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं और भारत प्रथम 4 संस्थानों का हिस्सा है, लेकिन ICSID का हिस्सा नहीं है। साथ ही आपको बता दें, विश्व बैंक गारंटी निजी ऋणदाताओं को बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए प्रदान की जाती है। बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा क्षेत्र है जहां ऋण की अधिक जरूरत होती है, राजनीतिक और संप्रभु जोखिम अधिक होते हैं तथा किसी परियोजनाओं को आर्थिक रूप से उपयोगी बनाने हेतु लंबे समय के लिए ऋण जरूरी होता है। इस प्लेटफॉर्म के लॉन्च से पहले विश्व बैंक समूह 20 ऋण गारंटी उत्पाद उपलब्ध कराता था। हालांकि इन सब उत्पादों की प्रक्रियाएं, नियम और मानक अलग अलग होते थे। इससे ऋण प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता था। खबर में आगे बढ़ते हैं और विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफॉर्म यानी WBG-GP के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 2030 तक $20 मिलियन की WBG वार्षिक गारंटी जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। WBG ने इस प्लेटफॉर्म के उत्पादों को उपयोग करके इस वर्ष लगभग $10.3 बिलियन की नई गारंटी जारी की। यह प्लेटफॉर्म 3 प्रकार के कवरेज प्रदान करता है। पहला है सार्वजनिक या निजी क्षेत्र को ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी, दूसरा है व्यापार वित्त गारंटी और तीसरा है निजी क्षेत्र की परियोजनाओं या सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए गैर वाणिज्यिक जोखिमों के खिलाफ राजनीतिक जोखिम बीमा। चलिए खबर के अंत में WBG-GP का महत्व भी समझ लेते हैं। यह गारंटी ऋण विकल्पों का बाजार अनुकूल आसान उत्पाद उपलब्ध कराता है। इस तरह विश्व बैंक के ग्राहकों को कई विकल्प प्रदान करता है। साथ ही ऋण उत्पादों की प्रक्रियाओं को आसान बनाता है। इसने गैर जरूरी प्रक्रियाओं को हटा दिया है। ये विकासशील देशों में निवेश को जोखिम मुक्त करके ऋण प्राप्त करना आसान बनाएगा। यह अधिक उपयोगी परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है और विकास को सुविधाजनक बनाता है। यह नवाचारी वित्त पोषण के जरिए संधारणीय और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए नियमों में संशोधन किया। RBI ने विनियमित संस्थाओं के लिए वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम के प्रबंधन पर 3 संशोधित मास्टर निर्देश जारी किए हैं। खबर के शुरुआत में RBI द्वारा विनियमित संस्थाओं के बारे में जान लेते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित वाणिज्यिक बैंक और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, इसके अलावा सहकारी यानी कोऑपरेटिव बैंक, इनमें शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक शामिल है। और अंत में है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी NBFCs, इनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी शामिल हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मास्टर निर्देशों पर एक नजर डालते हैं। किसी व्यक्ति या संस्था को फ्रॉड श्रेणी में वर्गीकृत करने से पहले विनियमित संस्थाओं को समयबद्ध तरीके से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करना होगा। यह निर्देश भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2023 के निर्णय के अनुरूप हैं। इसके साथ ही जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट की आवश्यकता को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा विनियमित संस्थाओं में धोखाधड़ी का शीघ्र पता लगाने और इसकी समय पर रोकथाम के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतों और खातों की रेड फ्लैगिंग पर फ्रेमवर्क को मजबूत किया गया है। गौरतलब है कि विनियमित संस्थाओं को वित्तीय धोखाधड़ी के मामले के बारे में कानून लागू करने वाली एजेंसियों और पर्यवेक्षकों को समय पर रिपोर्ट करना होगा। खबर के अंत में मास्टर निर्देशों के महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। नियमों के पालन पर पहले जारी किए गए 36 सर्कुलर्स को वापस ले लिया गया है। इससे विनियमित संस्थाओं पर नियमों के पालन का बोझ कम हो गया है। साथ ही नियमों को व्यवहारिक भी बनाया गया है। इसके अलावा विनियमित संस्थाओं में मजबूत आंतरिक लेखा परीक्षा और नियंत्रण फ्रेमवर्क स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ग्रामीण सहकारी बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को भी मास्टर निर्देशों के दायरे में लाया गया है। इस तरह अधिक वित्तीय संस्थानों में वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े जोखिम प्रबंधन पर जोर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI पर भारत के G20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई। इस टास्क फोर्स का गठन 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत किया गया था।
इसका उद्देश्य डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई और वित्तीय समावेशन पर प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में मदद करना तथा वैश्विक स्तर पर डीपीआई को अपनाने की दिशा में प्रयासों का समर्थन करना है। चलिए सबसे पहले डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ये वास्तव में डिजिटल सेवाएं प्रदान करने वाला डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक या प्लेटफॉर्म है। इनमें डिजिटल पहचान, वित्तीय अवसंरचना और डेटा विनिमय समाधान शामिल है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स व्यक्तियों को सशक्त बनाने और डिजिटल समावेशन के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाने में सरकारों की सहायता करते हैं। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया स्टैक कहा जाता है। इसमें 3 मूलभूत लेयर्स शामिल हैं। पहली है डिजिटल पहचान आधार, दूसरी है रियल टाइम में तीव्र भुगतान यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और निजता से समझौता किए बिना व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रूप से साझा करने हेतु प्लेटफॉर्म। उपलब्धियों की बात करें तो इसमें वॉल्यूम के हिसाब से भारत में यूपीआई के जरिए प्रति माह लगभग 10 बिलियन का लेन देन होता है। डिजी लॉकर में 211 मिलियन लोगों ने अपने 6 बिलियन से अधिक दस्तावेज संग्रहित किए हैं और 2011 से 2022 के बीच बैंक खाता रखने वाले अमीर और गरीब व्यक्तियों के बीच का अंतर 14% से घटकर 1% रह गया है। आगे बढ़ते हैं और इसका महत्व समझते हैं। पहला है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर व्यक्तियों को अपनी मुद्रा और डेटा पर नियंत्रण प्रदान करके सशक्त बनाता है तथा उनकी सुरक्षा करता है। यह लेन देन की लागत को कम करके बाजार नवाचार को बढ़ावा देता है, ग्राहकों को सेवा प्रदाता बदलने का अवसर उपलब्ध कराकर प्रतिस्पर्धा बनाए रखता है और निजी क्षेत्र से पूंजी आकर्षित करने में भी मदद करता है। साथ ही यह दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली आबादी, महिलाओं जैसे कमजोर समूहों को अलग अलग सेवाओं को प्राप्त करने में मदद करता है। इससे लैंगिक असमानता जैसी कई समूह आधारित असमानताओं को दूर करने में मदद मिलती है। 2011 से 2022 के बीच बैंक खाते के स्वामित्व के मामले में लैंगिक अंतराल 18% से कम होकर लगभग 0% के स्तर पर आ गया है। अंत में अलग अलग क्षेत्रकों में और क्षेत्रकों के भीतर प्रमुख डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर श्रेणियों के बारे में जान लेते हैं। पहला है सत्यापन योग्य पहचान एवं पंजीकरण। इसमें आईडी सत्यापित करना तथा लोगों, संस्थाओं और वस्तुओं के प्रोफाइल डेटा तक पहुंच बनाना। आईडी सत्यापन ई-केवाईसी द्वारा किया जाता है। दूसरा है डेटा शेयरिंग, क्रेडेंशियल और मॉडल। इसमें पीयर टू पीयर या सार्वजनिक रूप से डेटा यानी हिस्ट्री, प्रोफाइल और विशेषताएं शेयर करना और सहमति से व्यक्तिगत डेटा साझा करना शामिल है। हस्ताक्षर एवं सहमति की बात करें तो इसमें यह आश्वस्त करना कि डेटा या समझौते इनके स्रोत से अनुमति लेकर प्राप्त किए गए हैं। साथ ही डिजिटल हस्ताक्षर जिनके डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और प्रमाणित होने की वजह से अस्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। खोज और पूर्ति में खुले प्रोटोकॉल्स या एपीआईज के जरिए वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच। सेवाओं के लिए ओपन एपीआईज जैसे व्यवसाय पंजीकरण, कर जमा करना आदि शामिल है। और आखिरी है भुगतान। इसमें आसानी से वित्तीय लेन देन करना। P2P, P2M, B2B और G2P यानी सामाजिक लाभ आंतरण शामिल है। आइए अब रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। मेरकॉम इंडिया रिसर्च ने भारत का ऊर्जा भंडारण परिदृश्य रिपोर्ट जारी की। खबर की शुरुआत में रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। इस रिपोर्ट में मार्च 2024 तक का ऊर्जा भंडारण परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है। भारत की संचयी संस्थापित बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी BESS क्षमता 219.1 मेगावाट प्रति घंटे है। इसके अलावा सर्वाधिक संचयी स्थापित क्षमता छत्तीसगढ़ की है जो 54.8% है। दूसरे शब्दों में छत्तीसगढ़ सर्वाधिक BESS क्षमता वाला राज्य है। इसके साथ ही ऊर्जा भंडारण की कुल संस्थापित क्षमता में सौर फोटोवोल्टिक यानी PV और BESS की संयुक्त हिस्सेदारी 90.6% है। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी BESS के बारे में बात करें तो यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल उपकरण को व्यक्त करता है। यह उपकरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा को संग्रहित करता है तथा जरूरत पड़ने पर ऊर्जा को निर्मुक्त करने में सक्षम बनाता है। BESS प्रणाली में प्रयुक्त बैटरियों के कई प्रकार हैं, जैसे लिथियम आयन बैटरियां, लेड एसिड बैटरियां, सोडियम सल्फर बैटरियां आदि। खबर में आगे बढ़ते हैं और BESS के महत्व के बारे में जान लेते हैं। यह प्रणाली ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करती है। इस तरह यह भारत की पंचामृत घोषणा की अनुरूप है।
ज्ञातव्य है कि भारत ने पंचामृत घोषणा के तहत 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अलावा यह ऊर्जा लागत में कमी करती है। इस प्रणाली के तहत संग्रहित ऊर्जा का उपयोग पीक आवर्स के दौरान किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब ऊर्जा की खपत और कीमतें सर्वाधिक होती है तो उसे यहाँ पीक आवर्स कहते हैं। यह अलग अलग स्रोतों से विद्युत प्राप्त करके तथा भंडारण और आपूर्ति एवं मांग को संतुलित कर सकती है। इससे ग्रिड पर निर्भरता में कमी आएगी और ग्रिड स्थिरता में सुधार होगा। BESS को लेकर चिंताओं की बात करें तो इस प्रणाली के लिए अधिक रखरखाव और निगरानी की जरूरत पड़ेगी। इसकी शुरुआती लागत अधिक हो सकती है। इसके चलते उपयोगकर्ता BESS में निवेश करने से बचेंगे। इसके अलावा कच्चे माल जैसे लिथियम की प्राप्ति में अत्यधिक ऊर्जा की तो खपत होती ही है, साथ ही इससे जल प्रदूषण व भूमि क्षरण भी होता है। खबर के अंत में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी BESS को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF योजना। यह पहल 2030-2031 तक 4000 मेगावाट प्रति घंटे की BESS परियोजनाओं के विकास के लिए चलाई जा रही है। पारेषण शुल्क से छूट। जून 2025 तक आरंभ होने वाली BESS परियोजनाओं को अंतरराज्यीय पारेषण शुल्क से छूट दी जाएगी। इसके अलावा एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी भंडारण कार्यक्रम के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजना चलाई जा रही है। साथ ही केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किया है। चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। नेविगेटिंग न्यू हॉराइजन्स और ग्लोबल फॉरसाइट रिपोर्ट ऑन प्लेनेटरी हेल्थ एंड ह्यूमन वेलबींग शीर्षक से UNEP ने रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में अलग अलग महत्वपूर्ण वैश्विक बदलावों का उल्लेख किया गया है। ये बदलाव प्रदूषण, जैव विविधता, हानि और जलवायु परिवर्तन रूपी ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस को बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि वैश्विक भूसंकट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वैश्वीकरण का परिणाम है। वैश्विक भूसंकटों में वर्तमान में सामना किए जाने वाले कई आघात जैसे युद्ध, चरम मौसम, महामारी आदि शामिल हैं। चलिए विविध बदलाव, संकेत और संभावित व्यवधान के बारे में समझते हैं। पहला है मानव और पर्यावरण के बीच बदलते संबंध। इसके दुष्परिणामों में शामिल है बढ़ता रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी AMR, जलवायु परिवर्तन के कारण निर्जन स्थानों में वृद्धि आदि। दूसरा है महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी और उनके लिए प्रतिस्पर्धा वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को नया आकार दे रही है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की कक्षाओं में अंतरिक्ष मलबे का बढ़ना। डिजिटल परिदृश्य में नवाचार के बढ़ने की बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि को अपनाया जा रहा है। अगला है ऑटोनॉमस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हथियार प्रणालियां। इनमें बैक्टीरिया, वायरस, कवक जैसे जैविक अभिकारकों यानी एजेंट्स के दुरुपयोग का जोखिम बढ़ रहा है। साथ ही बड़े पैमाने पर जबरन विस्थापन भी हो रहा है। इसमें विश्व की लगभग 1.5% आबादी को जबरन विस्थापन का सामना करना पड़ा है। और आखिरी है इको एंजाइटी, पर्यावरण और जलवायु संकट के खतरे से संबंधित नकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। अब रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट आर कॉमन एजेंडा के अनुसार एक नया सामाजिक अनुबंध किया जाना चाहिए। इसमें महिलाओं और देशज एवं युवा लोगों सहित विविध हितधारकों को शामिल करना चाहिए। प्रौद्योगिकी और वित्त पोषण के उपयोग के साथ संधारणीय भविष्य के लिए तत्पर एवं एडेप्टिव गवर्नेंस प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है। डेटा और जानकारी के माध्यम से गवर्नेंस का मार्गदर्शन करना चाहिए। चलिए बात करते हैं सुर्खियों में व्यक्तित्व की। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं महर्षि सुश्रुत। आपको बता दें अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी AIIA द्वारा सुश्रुत जयंती 2024 के शुभ अवसर पर द्वितीय सौश्रुतम शल्य संगोष्ठी का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। सुश्रुत जयंती प्रतिवर्ष 15 जुलाई को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। ये 7वीं व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काशी वाराणसी के निवासी थे और ये प्राचीन युग के चिकित्सक थे। उन्हें भारतीय चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इनके महत्वपूर्ण योगदान की बात करें तो इन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की थी। यह ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है। यह कृति आयुर्वेदिक चिकित्सा की महान त्रयी यानी ग्रेट ट्रायोलॉजी में से एक है। अन्य दो हैं महर्षि चरक द्वारा रचित चरक संहिता और वाग्भट्ट द्वारा रचित अष्टांग हृदय।
सुश्रुत संहिता में रोग विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान और शल्य चिकित्सा के बारे में व्यापक वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें 12 प्रकार के फ्रैक्चर, 6 प्रकार की डिसलोकेशन, स्किन ग्राफ्टिंग, राइनोप्लास्टी आदि के उपचार के बारे में भी बताया गया है। राइनोप्लास्टी एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग नाक की बनावट में परिवर्तन के लिए किया जाता है। महर्षि सुश्रुत से हम साहस, कड़ी मेहनत, संयम, दक्षता और समर्पण जैसे मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत जारी अनुसूचित जाति सूची में बदलाव नहीं कर सकते। शीर्ष न्यायालय ने आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय को अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने के बिहार सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। नागर विमानन मंत्रालय ने सभी विमानों तथा विमान इंजन के पार्ट्स पर 5% की एक समान एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर यानी IGST दर लगाने की घोषणा की है। इससे विमानन उद्योग का देश में ही रखरखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार को बढ़ावा मिलेगा और भारत को वैश्विक विमानन केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद यानी BRIC ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान यानी THSTI ने SYNCHN 2024 नाम से एक औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया था। SYNCHN से आशय है NCR बायोटेक क्लस्टर में उच्च गुणवत्ता वाले डेटा और विशेषज्ञता के लिए सहयोग के तत्वों के माध्यम से विज्ञान में तालमेल स्थापित करना है। हाल ही में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान यानी CICR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने एक पायलट परियोजना चलाई थी। इसके तहत कपास की फसलों को पिंक बॉलवर्म कीड़ों के संक्रमण से बचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित फेरोमोन ट्रैप का उपयोग किया गया था। हाइड्रोजन फ्यूल सेल यानी HFC द्वारा संचालित विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका MV Sea Change को सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया गया है। यह नौका 100% नेट जीरो उत्सर्जन क्षमता से युक्त है। यह लगभग 300 समुद्री मील की यात्रा कर सकती है तथा इससे एक बार फ्यूल भरने पर लगातार 16 घंटे तक यात्रा की जा सकती है। IUCN के अनुसार पिछली 3 पीढ़ियों में भारतीय तेंदुए की संख्या में 24.5% की गिरावट आने की संभावना है। भारतीय तेंदुए के पर्यावास वितरण की बात करें तो इसकी आबादी भारत, नेपाल, भूटान एवं पाकिस्तान के कुछ भागों में पाई जाती है। यह मैंग्रोव वनों और मरुस्थल जैसे पारितंत्रों में नहीं पाया जाता है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और नागालैंड सरकार के परिवहन विभाग ने तीजू जुंगकी नदी का राष्ट्रीय जलमार्ग 101 के रूप में विकास के लिए विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन करने का निर्णय लिया है। तीजू जुंगकी नदी के बारे में बात करें तो तीजू नागालैंड के तुअनसांग जिले के लोंगखिम के पास से निकलती है और छिंदविन नदी में मिलती है। वर्ष 2024 इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी की खोज का शताब्दी वर्ष है। यह एक मेडिकल टेस्ट है। इसके तहत न्यूरॉन्स द्वारा उत्पन्न मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों का मापन किया जाता है। इसका उपयोग मिर्गी तंत्रिका संबंधी विकार या मस्तिष्क से संबंधित किसी अन्य ट्यूमर, क्षति आदि का पता लगाने में किया जाता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।